आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 जो कि दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA, BCom, BSc और अब तो BCA न्यू में भी अभी आ चुका है। मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और मैंने ये दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर से पहले जून 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसका वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होता है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। ये क्वेश्चन पेपर आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे होता है, यानी कि पर्यावरण के बारे में। तो चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 से देखना और अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको अगर एक भी क्वेश्चन बता दूंगा तो कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, डेलर कमीशन रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट या फिर मॉरिस स्ट्रॉन्ग कमीशन रिपोर्ट। अगर हिंदी में बोलूँ तो सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, डेलोर कमीशन रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट या फिर मॉरिस स्ट्रॉन्ग कमीशन की रिपोर्ट। इन सब में सही विकल्प ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चल पाएगा और इसको आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की औपचारिक परिभाषा दी। इसका मतलब है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियों को भी उनके उपयोग का पूरा लाभ मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की कमी का सामना ना करना पड़े। तो ये स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा किसने दी थी? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने। तो इसको ध्यान रखना। और स्थायी विकास का मतलब ये होता है कि आज जो हम काम कर रहे हैं यानी आज जो हम विकास कर रहे हैं उससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग फ्रॉम पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस। तो मैं आपको ये चारों बता देता हूँ, जिससे अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से वहाँ पर राइट विकल्प को टिक कर सको। पर्यावरणीय पारगमन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो हमारी एक फैक्ट्री है जो कि डीजल से चल रही है और डीजल के कारण क्या होता है, धुआं भी निकलता है फैक्ट्री से और जिससे कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अब अगर मान लो वहाँ पर वो डीजल के बजाय बिजली से चलने लगे, तो बिजली से चलने की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि वो जो धुआं निकल रहा था, जो कि वायु प्रदूषण हो रहा था, वो अब नहीं होगा, यानी कि हमने पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार किया। तो ये हुआ हमारा पर्यावरणीय पारगमन यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में बदलाव। ऐसे ही तकनीकी पारगमन यानी कि तकनीकी क्षेत्र में बदलाव, औद्योगिकीय पारगमन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव और आर्थिक पारगमन यानी कि पैसों की इनकम में बदलाव। जैसे कि फैक्ट्री के आए जब डीजल से चल रहा था तब कितनी थी और अब जब बिजली से चलने लगी तब कितनी है। तो ये ट्रांजिशन या पारगमन क्या हो जाएगा? आर्थिक पारगमन, जिसमें पैसों का जिक्र आ जाए। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs। और हिंदी में अगर बोलूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs में से एक नहीं है? तो यहाँ पर ये इतने दिए हैं, जिनमें से क्लीन एयर जो कि सस्टेनेबल यानी कि स्थायी विकास लक्ष्यों का एक भाग नहीं है। तो आप यहाँ पर ये 17 सतत विकास के लक्ष्य देख सकते हैं। और कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा है, तो आप इन सब 17 में से देख करके बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तब भी आप 3 जो हैं उनको आप जान सकते हो और जो नहीं है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर क्लीन एयर जो है वो 17 सतत विकास के लक्ष्यों में से एक नहीं है, ये 3 जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर ये 17 सतत विकास के लक्ष्य आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सतत विकास के लक्ष्यों यानी कि SDGs को स्थापित किया। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता और भूमि पर जीवन जैसे लक्ष्य शामिल हैं, लेकिन स्वच्छ वायु को अलग लक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ये आप यहाँ पर 17 सतत विकास लक्ष्य पढ़ सकते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन यानी कि नो पॉवर्टी, दूसरा है भूख समाप्ति यानी कि जीरो हंगर, तीसरा है स्वास्थ्य और भलाई
गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। ये सब लक्ष्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पर ये आप सारे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर करके, और यहाँ तक ये आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, तो आप पढ़ सकते हो इनको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज, अपघटक को इस रूप में जाना जाता है, स्वपोषी, विषमपोषी, या फिर भक्षपोषी, या फिर मृतपोषी। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, पैगोट्रॉप्स, या फिर सैप्रोट्रॉप्स। तो इसका सही उत्तर है सैप्रोट्रॉप्स, यानी कि विघटक। डिकम्पोजर्स, जिन्हें सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, वे जीव हैं जो मृत जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित करते हैं, उदाहरण कवक और कुछ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम नहीं पता होगा कि ये क्या वर्ड है, तो इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको भी बता सको। तो आप यहाँ पर ये समझ गए हैं कि डिकम्पोजर्स, जिन्हें सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया या फिर कवक। एग्जाम्पल के लिए आप एक लकड़ी या कागज़ को 1 महीने से 1 साल के बीच में अगर उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और उसको आप बाद में देखते हैं कि क्या वो लकड़ी या फिर कागज़ अभी भी मिट्टी में है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि अभी वो या तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या तो फिर थोड़ा सा बचा हुआ है। ये जो ख़त्म हो जाता है, ये किसकी वजह से ख़त्म होता है? ये बैक्टीरिया और कवक की वजह से, जिन्हें क्या कहा जाता है? विघटक, यानी कि सैप्रोट्रॉप्स। अभी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पहले यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लिखा है उसको पढ़ सकते हो, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम, या फिर इसको कह सकते हैं इकोसिस्टम, का मतलब है प्राकृतिक तंत्र जिसमें जीवित या निर्जीव तत्व एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, मृदा, पानी, हवा आदि शामिल होते हैं, जो आपस में एक संतुलित जैविक और रासायनिक वातावरण बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मृदा, पानी, हवा, या फिर निर्जीव तत्व कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। अभी इसके बारे में और क्वेश्चन देखोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अच्छे से जानोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, सभी पारिस्थितिकी तंत्र की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती हैं। दूसरा है, पारिस्थितिक तंत्र का आकार जटिलता में भारी विरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन की एक इकाई है। चौथा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को टेंसले के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये नीचे के सारे 2, 3 और 4 ये वाले सही हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, लेकिन ये वाला जो है वो सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। बल्कि मैंने अभी बताया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है इंग्लिश में बोलें तो, उसकी कोई भी सीमाएं नहीं होती। वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड स्थल और जल के बीच की स्थिति में होती है, यानी कि पानी और धरती के बीच में दलदली भूमि होती है। ये पारिस्थितिक तंत्र आंशिक रूप से जल में और आंशिक रूप से स्थल पर होते हैं। तो ये आप यहाँ पर ये समझ गए कि पारिस्थितिक तंत्र जिसको यहाँ पर दलदली भूमि बोला जा रहा है, ये किस में होता है? आंशिक रूप से जल में भी होता है और आंशिक रूप में स्थल में भी होता है। इसीलिए इनकी सीमाएं क्या हैं? स्थिर नहीं है और समय के साथ बदल सकती हैं। यानी कि दलदली भूमि और भी बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इनकी सीमाएं क्या हैं? निश्चित नहीं है। और यहाँ पर मैंने दलदली भूमि का एक एग्जाम्पल लिया है, तो इससे ये ना समझना कि पारिस्थितिक तंत्र सिर्फ इसी को बोलते हैं। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जल का इकोसिस्टम, जल में भी कई सारे जीव रहते हैं तो जल का अपना अलग इकोसिस्टम है, और भूमि पर भी कई सारे जीव रहते हैं तो उसका अपना अलग इकोसिस्टम है। तो आप यहाँ पर इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझ गए होंगे। पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र छोटे से छोटे जैसे कि तालाब से लेकर बड़े से बड़े जैसे कि महासागर या जंगल तक हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी संरचना और कार्यप्रणाली भी साधारण जैसे कि एकल जीवित जीव से लेकर अत्यंत जटिल जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों के समूह हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज, जीवमंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है किसको? स्थलमंडल, वायुमंडल या फिर जलमंडल या फिर जीवमंडल। इंग्लिश में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर। तो जीवमंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है जलमंडल को। तो यहाँ पर इसका तो स्पष्ट ही है, जल घटक के रूप में तो जलमंडल। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड, किसमें चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषी स्तर 5। तो चतुर्थक उपभोक्ता पोषी स्तर 5 में पाए जाते हैं। अब 5 क्यों? तो 5 के बारे में यहाँ पर ये देखो मैंने लिखा भी है। सबसे पहले चतुर्थक उपभोक्ता जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में 5वें पोषकीय स्तर पर होते हैं। ये शीर्ष शिकारी यानी कि एपेक्स प्रेडिटर्स होते हैं जो अन्य मांसाहारी यानी कार्निवोरस या तृतीयक उपभोक्ताओं यानी कि टर्सरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब आप यहाँ पर पोषकीय स्तर देख सकते हैं कि कौन कौन से पोषकीय स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि जैसे पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव। जो पौधे होते हैं वो किसी को खाते नहीं, तो वो क्या होते हैं? वो प्राइमरी उत्पादक होते हैं यानी कि पहले पोषी लेवल पर ये आते हैं। और पौधों को कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव जो है वो पौधों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। पोषी लेवल 3 में क्या आते हैं? माध्यमिक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मांसाहारी जीव जो शाकाहारियों को खाते हैं यानी कि जो मांसाहारी जीव है जैसे कि मेढक जो होता है वो कीट पतंगों को खाता है, इसीलिए वो किस में है? सेकेंडरी कंज्यूमर में है। और इसके बाद में टर्सरी कंज्यूमर्स, मांसाहारी जीव जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं यानी कि मेढक को भी कौन खाता है? मेढक को खाता है सांप। तो सांप कहाँ पर आ जाएगा? सांप यहाँ पर आ जाएगा टर्सरी कंज्यूमर्स में। और जो सांप को खाता है वो कहाँ आ जाएगा? चतुर्थक उपभोक्ता यानी कि क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, शीर्ष शिकारी जो तृतीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे कि चील जो कि सांप को खाता है। तो ये पोषी लेवल 5 पे आता है और इसे हम चतुर्थक उपभोक्ता बोलेंगे। तो आपको पोषी स्तरों यानी कि ट्रॉपिक लेवल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक, यू एंड मेपल ट्रीज आर फाउंड, किस प्रकार के वन में हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट। हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेडेटर ऑफ डेजर्ट डोकस्ट, निम्न में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है? तो इसका राइट आंसर है कैलोट्स। कैलोट्स छिपकली प्रजाति का एक शिकारी है जो मरसलीय टिड्डियों को खा सकता है या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास इज नोन एज, जल काय के तल पर रहने वाले जीव को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बेंथिक। जल निकाय के तल पर रहने वाले जीवों को बेंथिक कहा जाता है। ये तलछटी क्षेत्र में रहते हैं जैसे केकड़े, घोंघे और स्टारफिश। ये समुद्रों में सबसे नीचे पाए जाते हैं, सबसे गहरे पानी में और तल में पाए जाते हैं। तो ये तलछटी क्षेत्र में रहते हैं।